क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री राम कुमार कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम निकालना है। एज ए डायरेक्टर एक्स कंपनी लिमिटेड वो रिसीव कर रहा है 12,000 रुपया सैलरी। तो सैलरी अगर रिसीव कर रहा है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और अगर डायरेक्टर फीस बोलता तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है। 1,200 रुपये इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो 1,200 रुपये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी सैलरी का ही बात है। कंपनी इनको कार दी है, कार का पर्सनल यूज है, ये सब इनका सैलरी हेड का बात है। 16,000 रुपया रनिंग में खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन 14,000 है, ये सब सैलरी का बात है, तो इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं होगा। अब कहता है कि वो एक और कंपनी में डायरेक्टर है जहाँ पर वो डायरेक्टर फी पा रहा है 13,000 रुपया। तो डायरेक्टर फीस इस चैप्टर में टैक्सेबल है, इसलिए डायरेक्टर फीस 13,000 रुपया आया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कोऑपरेटिव बैंक से 2,000 रुपया, वो भी इस चैप्टर का टैक्सेबल अमाउंट है, वो भी आया 2,000 रुपया। डिविडेंड रिसीव हुआ है फॉरेन कंपनी से, तो भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिलता है किसी भी शेयर पर तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी का डिविडेंड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला है तब टैक्सेबल है। और विदेशी कंपनी का कोई भी डिविडेंड अगर मिलता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। विदेशी कंपनी से डिविडेंड जो भी मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो यहाँ लिखा हुआ फॉरेन कंपनी से, ये नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है। रिसीव्ड का मतलब हुआ है कि इतना प्राप्त हुआ है, और इतना प्राप्त हुआ मतलब ये टैक्स काट कर प्राप्त हुआ है। तो जब भी लॉटरी का इनकम टैक्सेबल होता है तो वो ग्रॉस अमाउंट पर होता है, और यहाँ पर रिसीव्ड दिया हुआ है, तो रिसीव्ड दिया हुआ तो हमको इसको क्रॉस अप करना पड़ेगा। अगर रिसिप्ट दिया हुआ रहेगा तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, और अगर विनिंग दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट वही पैसा को लिख देंगे। तो लॉटरी को ग्रॉस अप करने के लिए नियम है कि जो अमाउंट है उतना गुना 100 डिवाइडेड बाई 70, तो 24,500 गुने 100 बटा 70 बराबर 35,000। फिर एग्रीकल्चरल इनकम इन इंग्लैंड, भारत में कृषि आय टैक्सेबल नहीं है, लेकिन विदेश से अगर कृषि आय मिलता है तो वो टैक्सेबल है। तो ये 78,000 टैक्सेबल होगा। उसके बाद ऑनरेरियम मिला है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में आप गए हैं तो वहाँ से आपको मानद पुरस्कार के रूप में 1,200 मिला, वो भी इस चैप्टर में टैक्सेबल है। इस तरह से टोटल 1,35,200 रुपया। इसमें कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नहीं नंबर। नो सर, नो सर। सर, हाँ जो इंटरेस्ट इंटू 100/90 वाला है, वो जब इंटरेस्ट को ग्रॉस अप करेंगे तब। हाँ, वो जब आपको ये सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिलेगा तब, सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज यस सर। अभी नहीं मिला है वो कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी 2,500 रुपया। तो डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, ये नहीं लिखा है कि विदेशी कंपनी से, अगर विदेशी कंपनी से मिलता है तो टैक्सेबल है। इसका मतलब कि ये डिविडेंड किसी भारतीय कंपनी से मिला, और भारतीय कंपनी से कोई भी डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गया। अमाउंट वॉन फ्रॉम ए हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में ये अमाउंट जीते हैं, WON वॉन मतलब विनिंग, इसलिए ये ग्रॉस अप नहीं होगा, डायरेक्ट ये टैक्सेबल हो जाएगा 2,500 रुपया। फिर कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहाँ भी लिखा हुआ विनिंग मतलब ये जीते हैं, इसमें रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है, विनिंग लिखा हुआ है, इसलिए ये ग्रॉस अप नहीं होगा, लेकिन टोटल पैसा ये भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन डिपॉजिट विथ ए फर्म, जो अभी आप कह रहे थे कि इंटरेस्ट जो रिसिव्ड हुआ है उसको ग्रॉस अप कब किया जाता है, वही चीज़ है कि एक फर्म से इंटरेस्ट मिला है 5,400 रुपया, तो ये टैक्सेबल है। अब यहाँ पर देखिए दो तीन बातें यहाँ पर ध्यान से देखना है। जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, पहले तो दो चीज़ है कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है और एक कमर्शियल सिक्योरिटी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पहचान होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी रहेगा उसके पहले उस स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा। जैसे झारखंड का कोई भी सिक्योरिटी अगर इशू होगा तो देखिएगा उसके सबसे पहले झारखंड वर्ड लिखा हुआ रहेगा। जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसका बिजली बिल आप देते हैं उसके नाम के पहले झारखंड लगा हुआ है। तो राज्य सरकार का जो भी विभाग का शेयर इशू होगा उसके पहले उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, उस स्टेट का, जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश का है तो देखिएगा उत्तर प्रदेश, उसके पहले हर मतलब कंपनी के पहले जो सरकार की होगी उसके पहले उस स्टेट का नाम रहेगा।
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब जैसे एक जेपीएससी है, भारत झारखंड में सुने होंगे जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो सरकार की, इसलिए उसका नाम पहले लगा हुआ है झारखंड। तो जो स्टेट का नाम पहले आएगा वो सरकार की होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा हुआ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विथ ए फर्म। फर्म का ऐसा ही मतलब हो गया कि ये कॉमर्शियल है। फर्म लिखा हुआ मतलब ये कॉमर्शियल है, ये गवर्नमेंट की नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर कॉमर्शियल है तो फिर दो चीज़ देखना पड़ता है, क्या वो लेस टैक्स है, क्या वो टैक्स फ्री है। अगर वो लेस टैक्स है और अगर वो टैक्स फ्री है, कैसे पहचानेंगे? टैक्स फ्री होने के लिए क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। टैक्स फ्री होने के लिए क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है टैक्स फ्री, तो हम मानेंगे कि वो लेस टैक्स है। फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या कमर्शियल सिक्योरिटीज हो, तो जो भी सिक्योरिटी है उसका जो इंटरेस्ट है अगर टैक्स फ्री है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होना जरूरी है कि वो टैक्स फ्री है। अगर क्वेश्चन में टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ है तो वो टैक्स फ्री नहीं माना जाएगा, वो लेस टैक्स माना जाएगा। अब लेस टैक्स में दो बात आया था कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो ग्रॉसअप नहीं होगा, और लेस टैक्स में अगर अमाउंट दिया हुआ है तो ग्रॉसअप होगा। तो यहाँ लेस टैक्स में अमाउंट दिया हुआ है 5400 रुपया, इसलिए इसको ग्रॉसअप करेंगे। तो 5400 गुने 100 डिवाइडेड बाई 90, तो 6000 रुपया आया। उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड टैक्सेबल है, पहले आपको बताया गया था कि भारत में एक ही जगह का डिविडेंड टैक्सेबल है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये 500 रुपया टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड से अगर इनकम मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लिखा हुआ मैंने गैर कृषि भूमि, तो गैर कृषि भूमि से अगर इनकम मिलता है तो वो टैक्सेबल है 1500 रुपया। उसके बाद श्री स्वामी प्रसाद ने ये मांग की, बैंक का कमीशन मांगा है कि 100 रुपया डिविडेंट वसूलने में मेरा खर्चा हुआ है। तो जब डिविडेंट ही आपका टैक्सेबल नहीं हुआ तो उसका खर्चा भी घटाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसका आमदनी टैक्सेबल होता तो खर्चा घटाने के लिए परमिशन होता, लेकिन आमदनी टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा घटाने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि आमदनी पहले टैक्सेबल हुआ कि नहीं हुआ, तब उसका खर्चा घटाने मिलेगा। तो यहाँ डिविडेंट ही टैक्सेबल नहीं हुआ तो खर्चा भी घटाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर इन टी कंपनी। टी कंपनी का शेयर खरीदने में हमको 800 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वही पहला ही कॉलम में था, टी कंपनी का डिविडेंड जो मिला था तो वो भी आमदनी टैक्सेबल नहीं था, इसलिए ये खर्चा भी नहीं घटेगा। फिर लॉटरी का टिकट खरीदने में 2000 खर्चा हुआ है। लॉटरी के ऊपर कोई भी खर्चा कीजिएगा तो वो खर्चा घटाने का परमिशन नहीं है। लॉटरी, हॉर्स रेस, बेटिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, इस सब पर कोई भी खर्चा होगा तो वो खर्चा घटाने का परमिशन नहीं है। तो ये कोई भी खर्चा नहीं घटेगा, और इस तरह से जो जोड़ के आया वही हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें बताइए कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई समस्या? नो सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट तो टैक्सेबल होगा 5000 रुपया। आपको इंटरेस्ट इन सब जगह से मिला है। सबसे पहले मिला फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, बैंक से मिला 400 रुपया, तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक से मिला है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक से मिला हुआ इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत सरकार का है। और आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर टैक्स फ्री है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। तो गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, और भारत सरकार के द्वारा सेविंग बैंक पर, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ ए फर्म ये टैक्सेबल है, लेकिन एक चीज अब ये आपको बताएंगे कि यही ऊपर वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ ए फर्म 5400, और यही यहाँ पर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ ए फर्म 600। तो ये 600 रुपया डायरेक्ट लिखा गया, ये ग्रॉसअप नहीं हुआ, जबकि वहाँ 5400 रुपया ग्रॉसअप हुआ है। दोनों के पीछे क्या रीजन है? दोनों में लॉजिक सेम है, वो भी कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है, वो भी लेस टैक्स है, ये भी लेस टैक्स है, वो भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तीनों लॉजिक सेम है। लेकिन एक ही लॉजिक है कि वो 5000 से ऊपर है और ये 5000 से नीचे है। 5000 से ऊपर रहेगा तभी ग्रॉसअप होगा, 5000 से नीचे रहेगा तो ग्रॉसअप नहीं होगा।
तो इसलिए ये डायरेक्ट 600 रुपया लिख दिया है। उसके बाद आइए इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस टेकन ऑन रेंट 5000, रेंट पेड 3000। आप भाड़े पर घर लिए 3000 में और उसको किसी को दूसरे को भाड़े में दे दिए 5000 में, तो 3000 में लिए और 5000 में दिए, तो 2000 रुपया आप कमाए। तो 2000 रुपया जो कमाए हैं वो आपके लिए आमदनी होगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग 5000, उसमें रेंट पेड किए 3000, वो माइनस किए हैं, आगे कोई खर्चा होगा। डिविडेंड रिसीव हुआ 3580 रुपये इंडियन कंपनी से मिला हुआ कोई भी डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगता है, तो उस पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। श्री महेश्वरी लोन लिया है 10,000 रुपया 12% के रेट से शेयर खरीदने के लिए इंडियन कंपनी का। तो जब इंडियन कंपनी का इनकम ही टैक्सेबल नहीं हुआ तो फिर उसका एक्सपेंसेस कैसे घटेगा, फिर उसका एक्सपेंसेस नहीं घटेगा। वो शेयर खरीदा था 8,000 रुपये का 8,000 में और 2,000 रुपये बिजनेस में लगाया, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता है। बैंक को वो 1% कमीशन दिया डिविडेंड वसूलने के लिए, जब डिविडेंड आमदनी में नहीं आया तो खर्चा नहीं घटेगा। और 400 रुपया घर का रेंट वसूलने में खर्चा हुआ, तो ये खर्चा इसका घट गया, तो ये 400 रुपया रेंट पेड के साथ साथ एक्सपेंसेस भी 400 घट गया। तो इस तरह से फिर टोटल जोड़कर 7,600 जो आया, यही हुआ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, हाँ सॉरी, एक चीज़ और हम बताना आपको भूल गए। फर्म और कंपनी में भी यहाँ पर अंतर है। फर्म और कंपनी, कंपनी का अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, और फर्म का अगर इंटरेस्ट 5,000 से कम मिलता है तो उसका ग्रॉस अप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 में था वहाँ भी फर्म था, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी फर्म है, लेकिन अगर कोई कंपनी का आपको इंटरेस्ट मिलता है और उसमें ग्रॉस अप का कहानी होगा तो ये 5,000 वाला बात वहाँ नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मिस्टर एक्स के पास फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है, ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स के पास फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपना पैसा इतना जगह वो जमा किया है, ये नहीं कर रहा कि इतना जगह उसको पैसा मिला है, ये कर रहा है इतना पैसा वो जमा किया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, निम्नलिखित इन्वेस्टमेंट है इसका, और ऊपर के क्वेश्चन में क्या कहता था कि उसको ये आमदनी मिला है। हर क्वेश्चन में आप पढ़िएगा तो उसका लिखा होता है कि पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पढ़िए तो लिखा होता है कि उसका इनकम का ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िएगा तो वहाँ लिखा होता है कि वो भी इनकम की कहानी, पार्टिकुलर सबमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा होता है कि पार्टिकुलर सबमिटेड, मतलब वो ये इनकम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जब हेडिंग पढ़िएगा तो उसके ऊपर वो लिखता है कि फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप अपना पैसा यहाँ पर जमा किए हैं। ठीक है, तो जमा किए हैं तो निश्चित है कि ब्याज मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, जो भी जमा किए, कोई क्या जमा किए पढ़ते हैं। सबसे पहले मिला है 25,000 रुपया जमा किए हैं 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड। अब देखिए, हरियाणा वर्ड लग गया, हरियाणा किसी राज्य का नाम पहले लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है तो दो बात होती है, या तो टैक्स फ्री होता है या लेस टैक्स होता है। अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज टैक्स फ्री है तो उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, और अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेस टैक्स है तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन गवर्नमेंट का सिक्योरिटी अगर लेस टैक्स है तो उसको कभी भी ग्रॉस अप नहीं किया जाता है, चाहे अमाउंट हो चाहे वो परसेंटेज हो। तो यहाँ पर आप पूरे कहानी पर आइए, सारांश पर, कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड, हरियाणा स्टेट का ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड है, तो ये गवर्नमेंट की है। अब नहीं कुछ लिखा हुआ है टैक्स फ्री, क्योंकि टैक्स फ्री होने के लिए लिखना पड़ता है, इसमें टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कि ये लेस टैक्स है। तो लेस टैक्स है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन कभी भी ग्रॉस अप नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी भी इंटरेस्ट उसका ग्रॉस अप नहीं होता है। तो 25,000 का 12% 3,000 रुपया टैक्सेबल हुआ। इसके बाद आइए 20,000 रुपया 13% इन्वेस्ट किया है इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड। इलाहाबाद वैसे तो कोई राज्य का नाम नहीं है, ये तो एक शहर का नाम है इलाहाबाद, लेकिन डेवलपमेंट बॉन्ड जो होता है ये सरकार के द्वारा इश्यू होता है। तो 20,000 पर 13% के रेट से 2,600 रुपया टैक्सेबल हुआ, ये भी डायरेक्ट ग्रॉस अप अमाउंट है। फैमिली पेंशन 24,000, फैमिली पेंशन देखिए थोड़ा सा यहीं पर कंफ्यूज कर देता है, आगे का क्वेश्चन में यही गलती कीजिएगा। फैमिली पेंशन ऊपर वाले लाइन में क्या बोला था कि फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपना पैसा ये इन्वेस्ट किया है,
इसका मतलब कि ये जो 3 नंबर का लाइन है फैमिली पेंशन, तो इसमें भी ये अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो जब इसमें ये अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ से तो इसको कोई पैसा मिला नहीं है, फैमिली पेंशन से कुछ मिला नहीं है। फैमिली पेंशन में वो इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करने से कुछ मिलता नहीं। अगर मिलता है कि फैमिली पेंशन मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तब टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर में कह दिया कि फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पैसा लगाया निम्नलिखित जगह में। तो फैमिली पेंशन में पैसा 24,000 लगाया है, यहाँ इसको फैमिली पेंशन मिला नहीं है, लिखा नहीं है ये वर्ड कि मिला है, इसलिए ये टैक्सेबल यहाँ पर नहीं होगा। यही लिखता है कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड तब टैक्सेबल होता, और फिर फैमिली पेंशन का एक नियम है कि फैमिली पेंशन जितना मिलता है उसका 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस वो घटा देते हैं, बाकी पैसा पर टैक्स लगता है। चौथा में कहता है कि 1980 रुपया रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट टैक्स फ्री सिक्योर्ड सिक्योरिटी ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए अब आ गया कि चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चिट्स, पहला वर्ड लगा है चिट्स, ये कोई ना राज्य का नाम है ना कोई देश का नाम है, तो पहले चिट्स लग गया, इसका मतलब ये हो गया कॉमर्शियल सिक्योरिटी। अब कॉमर्शियल सिक्योरिटी में स्पष्ट लिख दिया है कि ये टैक्स फ्री है, तो कॉमर्शियल सिक्योरिटी में टैक्स फ्री रहता है, तो ये ऑलवेज ग्रॉस्ड अप होता है, चाहे अमाउंट दिया हुआ रहे चाहे परसेंटेज दिया हुआ रहे। तो 1980 रुपये को ग्रॉस्ड अप करेंगे तो 1980 गुने 100/90, तो 2200 रुपया टैक्सेबल अमाउंट हुआ। नेक्स्ट कहता है कि 36,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 10% टैक्स फ्री। देखिए ये चौथा लाइन में लिखता है रिसीव्ड इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट मिला है, और फिर पांचवा में लाइन बदल गया, फिर अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया कि 36,000 रुपया वो इन्वेस्ट किया है डिवेंचर में, 10% टैक्स फ्री है। तो डिवेंचर एक कंपनी का है, इसका मतलब ये कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल में स्पष्ट लिख दिया कि ये टैक्स फ्री है, तो कॉमर्शियल में अगर टैक्स फ्री रहता है तो वो ऑलवेज ग्रॉस्ड अप होता है, चाहे परसेंटेज में दिया हुआ रहे चाहे अमाउंट में दिया हुआ रहे। तो 36,000 का 10% हुआ 3600 रुपया, और 3600 का ग्रॉस्ड अप करेंगे तो 3600 गुने 100/90, तो 4,000 रुपया टैक्सेबल अमाउंट हुआ। फिर 40,000 रुपया 12% डिवेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। गोवा एक राज्य का नाम हो गया, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लेस टैक्स है, तो ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी भी ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। तो 40,000 का 12%, 4,800 रुपया टैक्सेबल हुआ। तो इस तरीके से टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया 16,600 रुपया। अब नीचे कहता है कि वो लोन लिया है गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लोन खरीदने के लिए 20,000 रुपया, जिस पर 11% वो ब्याज दिया है, और ये ब्याज अभी तक नहीं लौटा पाया है। तो जब उसका आमदनी टैक्सेबल हुआ तो निश्चित है कि इसका खर्चा भी घटेगा, क्योंकि गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का आमदनी टैक्सेबल हुआ है। तो 20,000 का 11% 2,200 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ है। उसके बाद बैंक चार्ज किया है 2% कलेक्शन चार्ज, 2% कलेक्शन चार्ज लिया है। तो 2% जो कलेक्शन चार्ज लिया है वो किस अमाउंट पर लिया, यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बैंक चार्ज 2% एज कलेक्शन चार्ज ऑन रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज, जितना भी सिक्योरिटी है उसके वसूलने में 2% कलेक्शन चार्ज लगा है। इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाता है, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, फिर से हम पढ़ के सुनाते हैं। बैंक चार्ज किया है 2% कलेक्शन चार्ज ऑन रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटी, जितना सिक्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट मिला है, रियलाइजेशन मैंने मिला है, ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन का मतलब होता है आपको मिला है, तो जो आपको मिला है उस पर लगेगा 2%। तो यहाँ जितना अमाउंट क्वेश्चन में ऊपर में जो 3,000 है, 2,600 है, ये सब ग्रॉस्ड अप अमाउंट है, और हमको निकालना है नेट अमाउंट पर। तो नेट अमाउंट क्या होता है, हमेशा 10% टैक्स काटने के बाद होता है। तो अब ये जो ग्रॉस्ड अप अमाउंट है उसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नेट में कन्वर्ट करने के बाद जो आएगा उसका 2% निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3,000 और 2,600 ये दोनों ग्रॉस्ड अप है, तो 5600 का 90% निकाल लिए, तो ये नेट हो गया 5,040। फिर तीसरा में 1980 रुपया ऑलरेडी नेट अमाउंट था, तो डायरेक्ट हम 1980 रुपया लिख दिए। चौथा में 3600 रुपया, 2200 रुपया आपका, 3600 रुपया इसमें नेट अमाउंट है, तो नेट अमाउंट 3600 रुपया लिख दिए। उसके बाद 4800 रुपया ग्रॉस अमाउंट है, तो 4800 का 90% निकाल दिए, तो ये नेट अमाउंट हो गया।
तो इस तरह से टोटल नेट अमाउंट हो गया 14,940 और 14,940 का 2% आप निकालें तो 299 रुपया आपका वो कलेक्शन चार्ज लगा। वो 299 रुपया माइनस हो गया, टोटल खर्चा माइनस हो गया 2,499, तो 14,101 रुपया टैक्सेबल हुआ। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम है तो। सर ये एक बार और समझा दीजिए ना, कलेक्शन चार्ज वाला। यूट्यूब में डालेंगे, फिर रिवाइंड कीजिएगा, देखिएगा। एक बार क्या, Yes. 2-3 बार देख लीजिएगा यूट्यूब में, ठीक है। Yes. या फिर दोहराएं, चलिए फिर दोहराते हैं, कोई नहीं कुछ बोले, इसका मतलब कि आप लोग स्वीकार करें। ठीक है सर, ठीक। अब देखिए क्या देख लेंगे सर, यूट्यूब में देख बैंक लेंगे। चार्ज किया है 2% एज कलेक्शन चार्ज ऑन रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटी। जितना भी सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट जो रियलाइज हुआ है उस पर 2% बैंक है, रियलाइज अमाउंट पर, रियलाइजेशन पर। और मेरा जो क्वेश्चन में अमाउंट है वो सब ग्रॉस्टअप अमाउंट है, तो ग्रॉस्टअप अमाउंट को पहले, ग्रॉस्टअप अमाउंट को नेट अमाउंट यानी रियलाइज अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस्टअप का हमेशा 10% टैक्स सरकार काट लेती है इंटरेस्ट का। तो आप जितना भी अमाउंट दिया हुआ उसका पहले नेट अमाउंट कन्वर्ट कीजिए। अगर कोई नेट अमाउंट है तो उसको तो डायरेक्ट नेट में लिख लीजिए, लेकिन अगर कोई ग्रॉस किया हुआ अमाउंट है तो उसका 90% निकाल लीजिएगा, तो वो नेट अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि जब नेट दिया हुआ रहता था तो उसको 100/90 करते थे तो वो ग्रॉस बनता था। तो ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या कर रहा होगा, 90/100 कर देना पड़ेगा। तो जो 3,000 और 2,600 ऊपर का 2 लाइन का है, जो हरियाणा स्टेट और इलाहाबाद का है, ये दोनों ग्रॉस अमाउंट है। तो 5600 का हम लोग 90% निकाले तो 5,040 रुपया नेट अमाउंट हुआ। तीसरा लाइन में 1,980 रुपया नेट अमाउंट पहले से दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हम लोग उसको 1,980 रुपया लिख दिए। तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में 36 रुपया नेट अमाउंट दिया हुआ था, तो वो 36 रुपया नेट अमाउंट लिख दिए। पांचवा लाइन में 48 रुपया ग्रॉस अमाउंट है, तो 4800 का 90% निकाल दिए, तो वो नेट अमाउंट हो गया। तो टोटल नेट अमाउंट हो गया 14,940 रुपया, और उसका 2% निकाल दीजिएगा तो वो 299 रुपया हो जाएगा उसका कलेक्शन चार्ज, वही माइनस हो जाएगा। बोलिए पिंकी, अब कुछ बोलना है? पिंकी पांडे। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 में चले। यस सर। 5 तक भेजे है ना? 6 तक है। 6 तक भेजे हैं। Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, वो सबमिट किया है अपना इनकम के बारे में, उसको इनकम कहाँ कहाँ से मिला है वो बता रहा है। सबसे पहले इनकम मिला है उसको रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन, कहीं कोयला का खदान है उससे उसको रॉयल्टी मिला है, तो ये इसका टैक्सेबल अमाउंट हो गया 20,000 रुपया। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, विदेश में मिला हुआ एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होता है, तो वो 15,000 रुपया वो भी टैक्सेबल है। सैलरी फॉर ए पार्ट टाइम जॉब विथ ए फर्म, एक फर्म में उसको सैलरी मिला है, पार्ट टाइम वो जॉब करता है। ध्यान दीजिए, सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, तो सैलरी जो होता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर लिखा हुआ सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमपी का सैलरी, तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है, एमपी का हो चाहे एमएलए का हो। एमपी मतलब या तो अन्नपूर्णा देवी का हो, और या एमएलए मतलब विनोद सिंह का हो, ये दोनों में अगर किसी को सैलरी मिला है तो वो अदर सोर्सेस चैप्टर में टैक्सेबल होगा। तो ये सैलरी ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य, तो वो इसी चैप्टर में 36,000 रुपये टैक्सेबल होगा। डेली अलाउंस ऑफ एमपी, आपको बताया गया था कि डेली अलाउंस, उसको कोई भी अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, ऑफिस अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। एमपी का सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होता है, बाकी कुछ टैक्सेबल नहीं होता है। उसके बाद उसका रेसिडेंशियल हाउस है, हैज बीन टेकन ऑन ए रेंट 1,000 पर मंथ, एक घर लिया है भाड़े पर 1,000 रुपया महीना पर, और उसमें से उसको आधा घर को वो 1,200 रुपया महीना पर लगा दिया, तो 1,200 रुपया इसको सब टेनेंट मिलने लगा, तो 1,200 को 12 से गुना कर दीजिए, साल भर का हो गया 14,400 रुपया। और वो भाड़ा चुकाएगा कितना, तो पूरा घर का 1,000 देता है, और आधा ही घर भाड़ा लगाया तो 500 रुपया उसको भाड़ा देना पड़ेगा।
तो 500 गुने 12 6,000 रुपया उसको माइनस करेंगे तो मिला आमदनी 14,400 और उसके बदले में वो खर्चा मैंने रेंट दिया 6,000 रुपया, तो 8,400 रुपया टैक्सेबल अमाउंट है उसका। इसके बाद कहता है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होता है इस रेट में, तो वो 5,000 रुपया टैक्सेबल होगा। उसके बाद वो खर्चा मांग कर रहा है 100 रुपये डिविडेंड वसूलने के लिए। तो जब डिविडेंड के रूप में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम लिए हैं तो खर्चा के रूप में उसका 100 रुपया खर्चा घटाएंगे, तो वो खर्चा घटा देंगे। 3,000 रुपया मांग रहा है कि रॉयल्टी इनकम वसूलने में मेरा खर्चा हुआ है, तो रॉयल्टी इनकम के रूप में 20,000 लिए हैं, तो उसमें से 3,000 रुपये ये खर्चा भी घटाने का परमिशन मिल जाएगा, तो ये 3,000 रुपये हम लोग खर्चा भी घटा देंगे। तो इस तरह से टोटल उसका आमदनी हो गया 81,300 रुपया। काफी हल्का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट का कोई लफड़ा Yes, नहीं है sir. इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि श्री नीलम तिवारी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो सबमिट करती है अपना इनकम, ध्यान दीजिए, सबमिट करती है अपना इनकम, मतलब वो बता रही है कि ये पैसा हमको मिला है। पहला पैसा मिला है फैमिली पेंशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 42,000, यहाँ पर उसको 42,000 मिला है, फैमिली पेंशन मिला है। और जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ रहे थे तो वहाँ भी फैमिली पेंशन था, लेकिन वहाँ पर क्या था, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था कि फैमिली पेंशन में वो इन्वेस्टमेंट की वो मिला नहीं था, और यहाँ पर पहले ही कह रही कि ये पैसा मिला है। तो 42,000 रुपया फैमिली पेंशन का मिला है। तो फैमिली पेंशन का नियम क्या कहता है कि जितना फैमिली पेंशन होता है उसका 1/3 या 14,000 दोनों में से जो कम होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 42,000 में से 1/3 उसका होता है 14,000 या 15,000, सॉरी 1/3 या 15,000, विच एवर इज लेस वो माइनस होता है। तो 42,000 है यहाँ, इसका 1/3 हो गया 14,000 या 15,000 दोनों में जो कम है, तो दोनों में कम कौन है 14,000, वो 14,000 माइनस होगा तो 28,000 टैक्सेबल हुआ। फिर कहते हैं कि वो एक किताब लिखी है, किताब लिखने से उसको रॉयल्टी मिला 17,000 रुपया, तो ये टैक्सेबल होगा। लेकिन इस पर किताब में इसको 3,000 रुपया प्रिंटिंग वगैरह में खर्चा हो गया, तो वो 3,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसको रेमुनरेशन मिला है एग्जामिनर ड्यूटी से 1,000, वो भी टैक्सेबल होगा। फिर इन्विजिलेशन ड्यूटी से, चौथा में कह रहा है कि एग्जामिनर ड्यूटी में उसका 1,800 रुपया इनकम हुआ, तो वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन 75 रुपया पोस्टेज में खर्चा हो गया, और वो खर्चा यूनिवर्सिटी दी है, तो इसको पैकेट से नहीं लगा, यूनिवर्सिटी को लगा, इसलिए ये खर्चा माइनस नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी नहीं देती, ये अपना पैकेट से देती, तब माइनस होता। 1,00,000 रुपया इसके लॉकर में पाया गया है, जिसका ये एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं रही कि ये पैसा इसके लॉकर में कहाँ से पाया गया, बैंक का लॉकर में 1,00,000 लाई कहाँ से। आपको बताया गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा पछड़ा में नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि जिसकी जो आमदनी है उस पर वो टैक्स दीजिए, तो ये 1,00,000 रुपया इसके लिए अनडिस्क्लोज इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। जिसका वो डिस्क्लोज नहीं की थी, कौन हेड का आमदनी है वो नहीं बताई थी, इसलिए अदर सोर्सेस चैप्टर में ही टैक्सेबल होगा। और उसके बाद छठा में कहता है कि वो सेविंग बैंक इलाहाबाद बैंक में 800 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला है, ये भी टैक्सेबल है। तो टोटल 1,45,600 रुपया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।